मोहब्बत क्या ऐसी होती है कि वो उसे सिर से पांव तक रंग गया था बिना किसी जायज रिश्ते के। क्या मोहब्बत में शैतान भी हावी हो जाता है कि वो सब कुछ भुला दे। आदित्य ने अपना गुस्सा मुझ पर इस तरह क्यों निकाला कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रही। वो उन दर्दनाक लम्हों को याद करके रो पड़ी। उसे अपने वजूद से अब तक आदित्य की खुशबू महसूस हो रही थी और वो इस खुशबू से छुटकारा चाहती थी, लेकिन कैसे। और जब कुछ समझ न आया तो फिर से शावर के नीचे खड़ी होकर अपने वजूद को नाखूनों से खुरचने लगी। रात का समा था, पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। मेहमान आ रहे थे और हल्की हल्की हवा के साथ गानों की धुनें माहौल को और भी खुशनुमा बना रही थी। आज ढोल की थी, जो रीमा की शादी की पहली रस्म थी, और उसके घर में हर तरफ खुशियों का शोर था। रीमा के कमरे में खास चहल पहल थी। रीमा, जो सफ़ेद और गुलाबी रंग के चमचमाते ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी, अपनी छोटी बहन वेदिका के साथ तैयार हो रही थी। दोनों बहनों की हंसी और चमकते चेहरे देखकर ऐसा लग रहा था मानो खुशियों का रंग उन पर सज गया हो। कमरे के बाहर लॉन में एक बड़ा सा पंडाल सजा हुआ था। गुलाबी और सुनहरे पर्दे चारों ओर लटक रहे थे और बीच में रंग बिरंगे कालीन भी बिछे थे। मेहमानों ने एक तरफ बैठने की जगह ले ली और लड़कियां ढोलकी लेकर बीच में बैठ गईं। पहला गाना शुरू हुआ, मेहंदी की रात, और उसी के साथ गोल दायरे में बैठी लड़कियों ने तालियां बजाना शुरू कर दी। वेदिका, जो अपने चमकीले नीले ड्रेस में किसी परी जैसी लग रही थी, आगे बढ़कर ढोलकी बजाती लड़कियों के पास बैठ गई। वेदिका, ये गाना तो तुम्हारा पसंदीदा है ना, तो प्लीज गाओ ना, किसी लड़की ने उसे छेड़ा। तो वेदिका शर्मा गई। मैं तो बस ढोलकी बजा सकती हूँ, गाना आप लोग गाइए। अरे गाने के बिना ढोलकी कैसी, रीमा की एक दोस्त ने मजाक में कहा। इस पर वेदिका ने मुस्कुराते हुए गाना शुरू कर दिया और उसकी सुरीली आवाज़ सुनकर सब तालियां बजाते हुए उसे छेड़ने लगे। रीमा, जो अंदर कमरे में तैयार हो रही थी, बार बार आईने में खुद को देखती और शर्मा जाती। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी गाल और हल्की मुस्कान उसे किसी शहजादी जैसा बना रहे थे। इस खूबसूरत वजूद पर जल्दी ही कोई अपने प्यार की मोहर लगाने वाला था। ये सोच सोच कर ही रीमा के दिल में गुदगुदी हो रही थी। दीदी, आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अमन जीजू देखकर दिल थाम कर रह जाएंगे, वेदिका ने शरारत से कहा। रीमा हंसते हुए शर्मा गई। अरे दीदी, ये तो बस शुरुआत है, अभी तो अमन जीजू की कॉल भी आना बाकी है, वेदिका ने हंसते हुए दोबारा कहा। तो रीमा ने उसे प्यार से घूरा। तभी रीमा का फ़ोन बजा और वेदिका ने शरारत भरी मुस्कान दी। रीमा जल्दी से फ़ोन उठाकर कमरे से बाहर आ गई ताकि उसे कोई सुन न सके। स्क्रीन पर अमन का नाम चमक रहा था। रीमा ने मुस्कुराते हुए कॉल उठाई। कैसी हो रीमा? अमन की गहरी और दिलकश आवाज़ सुनकर रीमा का दिल धड़क उठा। ठीक हूँ, वैसे आपको कैसे पता चला कि मैं आपकी कॉल का इंतज़ार कर रही थी? रीमा ने शर्माते हुए कहा। क्योंकि दिल की बात दिल से समझी जाती है, अमन ने नशे भरे अंदाज में जवाब दिया। ये दिल की बातें आप शादी के बाद भी करेंगे या सिर्फ अभी के लिए हैं? वो मुस्कुराते हुए बोली। शादी के बाद? तुम्हारी इन बातों ने मेरा दिल दुखा दिया रीमा। मेरी हर बात, हर लम्हा सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये सब तो बस शुरुआत है, वो भी बस आधी अधूरी शुरुआत। असल शुरुआत तो हम शादी की पहली रात से करेंगे। अपनी मोहब्बत की बारिश में इस कदर डुबो देंगे कि डूब कर उभर नहीं पाओगी। वो मदहोशी भरे अंदाज में बोल रहा था। आप बहुत बातूनी हैं। वो शर्मा गई। और तुम बहुत हसीन हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कुछ ही दिन में तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली हो। अमन के बोलने का अंदाज गंभीर हो गया। रीमा का दिल खुशी से धड़कने लगा। अच्छा, मैं रखती हूँ, सब ढूंढने लगेंगे। ठीक है, पहले एक किस तो करो। वो ऐसे ही जिद किया करता था। अमन, रीमा का दिल जोरों से धड़का। यार अब तो कर दो, सिर्फ एक किस के लिए तरस रहा हूँ, वो भी फ़ोन पर। तुमने वो भी नहीं दिया, और तो और पिक्चर भी नहीं भेजी तुमने। वो नाराज हो रहा था। अच्छा बाबा, भेजती हूँ, बाय। कॉल बंद करते हुए उसने एक गहरी सांस ली थी। चेहरे की रंगत गुलाबी होने लगी थी। कुछ सोचते हुए उसने 2-3 अलग अलग पोज लिए और फिर अपनी ये सारी तस्वीरें अमन के नंबर पर सेंड कर दी। आगे से एक उदासी वाला इमोजी आया। बस अब जल्दी से मेरे पास आ जाओ, फिर खूब सारा प्यार करूँगा, अब इंतज़ार नहीं होता। उसका मैसेज पढ़ते ही रीमा के चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी और वो वापस अंदर की ओर बढ़ गई। रीमा के वापस आते ही वेदिका ने उसे खींचकर सबके बीच बिठा लिया। दीदी, अब आपको भी गाना पड़ेगा। अरे नहीं, मैं नहीं गा सकती, रीमा ने झिझकते हुए कहा। नहीं नहीं, दुल्हन को तो गाना ही पड़ेगा, सबने एक साथ कहा।
रीमा ने हार मानते हुए धीरे से गाना शुरू कर दिया, मेहंदी लगाऊंगी मैं सजना के नाम की। और सबने तालियां बजाते हुए उसका साथ दिया। ढोलकी खत्म होते ही सभी मेहमान खाने की तरफ बढ़ गए। हर ओर हंसी मजाक और खुशियों की गूंज थी। रीमा और वेदिका ने अपनी माँ के साथ मिलकर मेहमानों की मेहमान नवाजी की। रात के आखिरी पहर रीमा अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी। उसने अपने चेहरे को ध्यान से देखा। क्या मैं बाकी किसी की जिंदगी का सपना बनने जा रही हूँ? अमन मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, काश ये मोहब्बत हमेशा बनी रहे। ये सोचते सोचते वो खुद ही शर्मा गई। सुबह का सूरज हल्की रोशनी के साथ छतों पर अपनी मौजूदगी का असर छोड़ रहा था। घर में फिर से चहल पहल अपने चरम पर होने लगी थी। आज रीमा की उपटन की रस्म थी और औरतों ने पहले ही तैयारियों का आगाज कर दिया था। आंगन में एक और रंगीन कालीन बिछाए गए जहां उपटन की रस्म का इंतजाम था। चारों ओर गुलाब और गेंदे के फूलों की खुशबू फैली हुई थी और हर चेहरे पर खुशी की चमक थी। सुनील जी, जो अपनी बेटी की शादी की तैयारियों को बहुत गंभीरता से ले रहे थे, सुबह से ही मेहमानों की देखभाल में लगे हुए थे। उनका अंदाज बहुत ही सलीके वाला था, लेकिन उनके प्यार की झलक उनके व्यवहार से ही झलक रही थी। दूसरी तरफ तारा जी अपनी बेटी के लिए कपड़े, जेवर और बाकी ज़रूरतों का ध्यान रख रही थीं। रीमा के लिए सब कुछ उन्होंने अपनी पसंद से लिया था। वो उसे तैयार करवाते हुए दुआएं भी दे रही थीं। भगवान करे मेरी बच्ची हमेशा ऐसे ही खुश रहे और उसे दुनिया की हर खुशी मिले, वो दिल से दुआ कर रही थी। रीमा और वेदिका दोनों अपनी माँ के गले लग गईं। सुनीता जी का घर में दाखिल होना जैसे एक नया तूफान लेकर आया था। वो दरवाजे पर खड़ी होकर एक नज़र पूरे घर पर डालती हुई अंदर आई। भाई वाह वाह, क्या बात है, पूरा घर रोशनी से चमक रहा है। लेकिन देखो जरा, ये कालीन टेढ़ा क्यों बिछा है और ये मेज यहाँ क्यों रखी है? मिसेज तारा उन्हें देखकर मुस्कुरा दी। अरे सुनीता, तुम्हारी नज़र तो हमेशा सबसे तेज रही है। अच्छा अब आओ और बैठो। सुनीता जी ने मुंह बनाया। बैठ तो जाऊं, लेकिन पहले ये तो बताओ इंतजाम पूरे हैं या फिर मैं आकर कुछ ठीक करवाऊं? अरे नहीं सुनीता, सब हो गया, तुम बस अंदर आओ और आराम करो, मिसेज तारा ने उन्हें अंदर ले जाते हुए कहा। उनके साथ उनका बेटा आदित्य खुराना भी आया था, जो अपने अंदाज में काफ़ी मॉडर्न और खुद पसंद लग रहा था। आदित्य खुराना की नज़र जैसे ही वेदिका पर पड़ी वो ठिठक गया। उसकी मासूमियत और खूबसूरती ने उसे अपनी ओर खींच लिया। लेकिन वेदिका जी ने सुनीता जी को नमस्ते करते हुए उनकी मौजूदगी को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया और अपने काम में लग गई। रीमा को पीले रंग की पारंपरिक पोशाक में तैयार कर दिया गया। उसके हाथों और पैरों में मेहंदी की हल्की छाप थी और उसके चेहरे पर एक शर्माई सी मुस्कान। औरतों ने रीमा को आंगन में लाकर गाना गाते हुए बीच में बिठा दिया। उन्होंने उसके चेहरे और हाथों पर उपटन लगाना शुरू कर दिया। माहौल में खुशियों और हंसी की गूंज थी कि तभी रीमा की सहेलियों और कजिन्स ने रस्म को और भी मज़ेदार बनाने के लिए वेदिका को निशाना बनाया। वेदिका, तुम भी तो दुल्हन जैसी लग रही हो, क्यों ना तुम्हें भी थोड़ा उपटन लगा दिया जाए? एक दोस्त ने शरारत से कहा। अरे नहीं, मैं दुल्हन नहीं हूँ, इसीलिए मुझे उपटन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, वेदिका ने हंसते हुए कहा। लेकिन उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए सबने उसे पकड़ लिया और उपटन लगाना शुरू कर दिया। उसके ना करते हुए भी पूरे शरीर पर उपटन लगा दिया गया। ये क्या कर रही हो, सब छोड़ो मुझे, वो चिल्लाई। लेकिन किसी ने उसकी बात न सुनी। उसके गालों और हाथों सहित हर जगह उपटन लगाया गया और साथ ही सब जोर जोर से हंसने लगी। वेदिका को बहुत गुस्सा आया। वो नाराज होकर उठकर खड़ी हुई। हद होती है, क्या हाल कर दिया मेरा, तमीज नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो बड़बड़ाती हुई उठी और जल्दी से अपने कमरे की ओर भागी और फिर बाथरूम में जा घुसी। लेकिन उसे नहीं पता था आज बाथरूम में उसकी ज़िंदगी कौन सा नया मोड़ लेने वाली थी। शायद आज सब कुछ उसके हाथों से फिसलने वाला था। आदित्य खुराना ने दूर से वेदिका की नाराज़गी और उसकी मासूमियत को ध्यान से देखा, क्योंकि लड़कियों की तरफ लड़कों का जाना मना था, लेकिन फिर भी वो नज़र बचाकर वेदिका को देख लेता था। उसके दिल में कुछ हलचल सी होने लगी। उसने पहली बार वेदिका को देखा था। हालांकि वेदिका के घर में उसकी माँ का आना जाना खूब था, लेकिन वो कभी नहीं आता जाता था और आज जब आया तो उसके दिल की धड़कनों में सिर्फ वेदिका का नाम ही धड़क रहा था। ये लड़की वाकई में कुछ अलग है, उसने दिल में सोचा और फिर सबसे नज़र बचाकर उसके कमरे की ओर बढ़ गया। वेदिका ने बाथरूम में जाकर आईने में अपना चेहरा देखा। उसके गाल उपटन की वजह से पीले हो चुके थे और बालों में भी थोड़ा उपटन लगा हुआ था। वो चिढ़कर रह गई। ये सब कितनी बदतमीज हैं, मेरे अच्छे खासे कपड़े और चेहरा सब कुछ खराब कर दिया। उसने जल्दी से पानी का नल खोला और चेहरा धोने लगी।
ठंडे पानी की छींटें उसके चेहरे पर पड़ी और उसकी नेचुरल खूबसूरती और भी निखर कर सामने आ गई। उसने एक नज़र अपने कपड़ों को देखा जहां उपटन लगा हुआ था। वो एक गहरा सांस लेकर रह गई। अब तो कपड़े भी बदलने पड़ेंगे क्योंकि इनकी हालत भी बहुत ख़राब हो चुकी है। रीमा की रस्म चल रही थी और घर का माहौल खुशियों से गूंज रहा था। मिसेस तारा और सुनील जी दोनों बेटियों के लिए दिल से दुआएं कर रहे थे। भगवान हमारी बच्चियों को हमेशा खुश रखे और आबाद रखे, बुरी नज़र से बचाए, सुनील जी ने सच्चे दिल से कहा। लेकिन वेदिका के साथ क्या होने वाला था ये कोई नहीं जानता था। इन खुशियों भरे लम्हों को किसी की बुरी नज़र लगने वाली थी। वेदिका अभी तक बाथरूम में थी, अपनी त्वचा से उपटन साफ करने की कोशिश में परेशान हो रही थी। उसने फिर से आईने में अपना चेहरा देखा। गालों पर उपटन के निशान अब भी साफ थे। गुस्सा और भी बढ़ने लगा। उसने दोबारा से नल खोला और फिर से पानी की छींटें चेहरे पर मारने लगी। पानी की ठंडक ने उसके गुस्से को कम करने की बजाय और भी बढ़ा दिया था। वो बहुत ही सावधानी से अपना चेहरा और हाथ साफ कर रही थी कि तभी अचानक उसे पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज़ आई। कौन है? वेदिका ने चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा धीरे धीरे खुला और आदित्य खुराना अंदर आया। आदित्य खुराना के चेहरे पर गंभीरता और कुछ कहने की ख्वाहिश साफ झलक रही थी। वेदिका ने हैरानी और गुस्से से कहा, ये क्या बदतमीजी है? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? वेदिका, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, आदित्य ने धीरे से कहा, जबकि वेदिका ने गुस्से से उसकी ओर देखा। मिस्टर आदित्य खुराना, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये कौन सी जगह है बात करने की? बाहर जाओ, बाद में बात करूंगी। वो माथे पर बल डालते हुए बोली, लेकिन आदित्य अपनी जगह से हिला नहीं। मैं जानता हूँ वेदिका, ये जगह बात करने के लिए सही नहीं है, लेकिन तुम्हें देखकर मैं अपने दिल की बात कहे बिना रह नहीं सकता। तुम्हें जब अंदर आते देखा तो खुद ब खुद मैं तुम्हारे पीछे खींचा चला आया। तुम्हें अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ, बस वो सुन लो, मैं चला जाऊँगा। वेदिका, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। तुम मेरी पहली नज़र का पहला प्यार हो। उसके ये शब्द सुनकर वेदिका कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव थे। मोहब्बत? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? एक अकेली लड़की, और वो भी तब जब वो बाथरूम में अकेली है। तुम ऐसी बात कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वेदिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अब जाओ यहाँ से। वेदिका ने उसे पीछे की तरफ धक्का दिया। प्लीज एक बार बात समझने की कोशिश करो। आदित्य खुराना ने उसका हाथ थाम लिया और आदित्य की इस हरकत पर वेदिका गुस्से के मारे खौल उठी। हालांकि ये सब कुछ अचानक हुआ था। आदित्य वेदिका को हर्ट नहीं करना चाहता था। वेदिका अपने गुस्से पर काबू न रख सकी और आदित्य के चेहरे पर जोर से एक थप्पड़ मार दिया। तुम्हें शर्म है या नहीं? मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं? आदित्य थप्पड़ खाकर एक पल के लिए सन रह गया। उसने मुश्किल से अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश की। उसका हाथ भी अनजाने में वेदिका पर उठने को हुआ था, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को तुरंत ये करने से रोक लिया और अपनी मुट्ठी को गुस्से के मारे जोर से भींच लिया। आज तक कभी किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि आदित्य खुराना के सामने ऊंची आवाज में भी कोई बात कर सके, और आज वेदिका ने उस पर हाथ उठाया था। उसका बस नहीं चल रहा था सामने खड़ी लड़की को कच्चा चबा ले। उसकी आंखों में एक पल के लिए गुस्से की चमक आई, मगर उसने अपने जज्बात को दबा लिया। मैं तुमसे बदतमीजी नहीं करना चाहता था वेदिका, बस अचानक ही तुम्हारे पीछे अंदर चला आया, लेकिन तुमने मुझे थप्पड़ मारकर अपने साथ बहुत गलत किया है। इस थप्पड़ का भुगतान तो तुम्हें करना ही होगा। कहते हुए वो एक कदम आगे बढ़ा था। उसके भीगे भीगे रूप को देखते हुए आदित्य की नजरें बहकने लगी थीं। वेदिका ने घबराकर उसे धक्का देकर बाहर निकालना चाहा। यहाँ से निकलो फौरन। वेदिका के धक्का देने से आदित्य जरा सा पीछे हटा, लेकिन उसका पैर अचानक फिसल गया। वो फिसलता हुआ वेदिका को कमर से थामे दीवार से जा टकराया। वेदिका ने घबराकर उसे देखा और उसकी आंखों में चमकते मधोशी के रंग देखकर एक पल के लिए उसका दिल सिमट गया था। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में देखते रह गए। वो खुद को फिर से छुड़ाने लगी, लेकिन अब आदित्य का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे रूफ शावर के नीचे लाकर शावर ऑन कर दिया। अब दोनों ही पानी में भीगते जा रहे थे। उपटन वेदिका के शरीर से बहता जा रहा था। वो पूरी तरह भीग चुकी थी और उसके शरीर की सुंदरता उभर कर सामने आ रही थी। आदित्य ने एक झटके से उसकी धड़कनों को अपने सीने के साथ लगाया था। नरम मुलायम धड़कनों का एहसास आदित्य को किसी दूसरी दुनिया की सैर करा गया था। उसके गालों पर चिपकी उसके भीगे बालों को वो एक हाथ से कानों के पीछे करने लगा।
खुद को छुड़ाने की कोशिश में वो अपने होंठ खोलने ही वाली थी कि तभी आदित्य ने अपने होंठों से उसके होंठों को बंद कर दिया। उसके रसीले गुदाज स्पर्श पाकर आदित्य खुराना सही और गलत सब कुछ भूल चुका था। अगले ही पल वो उसे बाहों में उठाकर बाथरूम से बाहर आया था और उसे बेड पर लिटा दिया। अपनी भीगी शर्ट उतारकर उसने सोफे पर रखी थी, जबकि वेदिका के होंठ अब बिल्कुल सी चुके थे। कई बार गुस्सा और बदले की भावना इंसान को अंधा बना देती है। आदित्य खुराना भी ऐसी ही गलत भावनाओं की जाल में फंस गया था। वो गिरे हुए कैरेक्टर का इंसान नहीं था। आज तक उसने कभी किसी लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया था। हालांकि उसकी जवानी के जज्बात उसे तंग करते थे, लेकिन वो जानबूझकर इन गंदी राहों पर जाने से बचता था। उसने अपने जज्बात सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन साथी के लिए बचा कर रखे हुए थे, और जब उसने वेदिका को देखा तो जैसे उसे लगा उसकी तलाश पूरी हुई। अपने दिल की बात कहने वो वेदिका के पीछे चला आया था। वो बुरी नीयत से नहीं आया था, लेकिन वेदिका का थप्पड़, उसका पानी में भीगा हुआ सौंदर्य देखकर वो अपने होश खो बैठा। अकेलापन, गलत समय और बाहों में नरम नाजुक वजूद, भावनाओं पर काबू न रख पाना, ये सब मिलकर आदित्य खुराना से एक ऐसी भूल करवा बैठे जिसने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। बाहर डीजे का शोर इतना था कि वेदिका की आवाज़ बाहर तक पहुंच न सकी, और उसकी सिसकियों को उसके गले में घोंटकर वो अपने अंदर के शैतान को शांत कर गया। बाहर आंगन में औरतें अब भी रौनक लगाए बैठी थीं। सब अपनी अपनी हंसी मजाक में बिजी थीं। लेकिन मिसेस तारा ने जब वेदिका को काफ़ी देर तक नहीं देखा तो आवाज़ लगाते हुए घर के अंदर की ओर बढ़ी। वेदिका, कहाँ हो तुम? मेहमान तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। ये आवाज़ दोनों ने सुनी थी, और इस आवाज़ ने आदित्य को जैसे होश की दुनिया में वापस लापटक दिया था। वो एक झटके से वेदिका से दूर हुआ, लेकिन अब क्या फ़ायदा था? वो सब कुछ हो चुका था जो नहीं होना चाहिए था। वेदिका, ये सब कुछ कैसे हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन वेदिका को तो जैसे सांप सूंघ गया था। वो कुछ भी नहीं बोली थी। वेदिका, कुछ तो बोलो। आदित्य ने उसके कंधों से पकड़कर उसे झंझोड़ दिया। आई एम सॉरी वेदिका। और वेदिका ने बस एक नज़र उठाकर उसे देखा था। वेदिका की आंसू भरी आंखों को देखकर आदित्य को ऐसा लगा जैसे उसका दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। क्या कुछ नहीं था उन आंसू भरी निगाहों में। वो जल्दी से अपनी नजरें चुरा गया था। कदमों की आहट दरवाजे के करीब आती महसूस करके आदित्य खिड़की के रास्ते बाहर जा चुका था, और वेदिका घुटनों में सर देकर सिसक पड़ी। लेकिन मिसेस तारा ने उसे दूर से निकलते देख लिया था। उनके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए, पर तभी किसी ने उन्हें बुला लिया और वे उस दिशा में बढ़ गईं। जब वो रोते रोते थक गई तो वेदिका ने अपने आंसू पोंछे और एक गहरी सांस ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसका दिमाग उलझा हुआ था। ये क्या हो गया मेरे साथ? वो मुश्किल से अपने बिखरे वजूद को संभालती दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई और बाथरूम में चली आई। शावर खोलते ही वो पानी को अपने ऊपर बहाने लगी। मैं अपवित्र हो गई। उसने मुझे बिना किसी जायज रिश्ते के छुआ। उसने मुझे दागदार कर दिया। वो अपने चेहरे को बार बार रगड़ने लगी, जैसे उस पर लगे दाग को मिटाना चाहती हो, लेकिन वो अब दागदार हो चुकी थी। वो रोती रही, अपने लुट जाने का मातम मनाती रही। शावर के नीचे खड़ी वेदिका के आंसू शावर के पानी में मिलते जा रहे थे। दूसरी तरफ आदित्य चुपचाप आंगन से होते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गया। वो लगातार खुद को कोस रहा था। ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करने गया था, उसे मनाने गया था, क्योंकि मुझे लगा था कि इस मौके पर अपनी मोहब्बत जाहिर करना सही होगा। लेकिन मैं तो बहुत बड़ा पाप कर बैठा। आदित्य के स्वभाव में घमंड और जिद थी, लेकिन इस वक्त वो अपनी गलती का शिद्दत से एहसास भी कर रहा था। उसने आईने में खुद को देखा। उसके चेहरे पर अब भी वो थप्पड़ का निशान था जो वेदिका ने उसे मारा था। शायद मैं इसी लायक हूँ। उसे बार बार खुद पर गुस्सा आ रहा था कि कैसे वो अपनी वासना का गुलाम बन गया, और एक लड़की की उसका मन कर रहा था खुद को ख़त्म कर ले। बार बार उसे वेदिका की वो आंखें याद आ रही थीं, जिनमें एक उम्मीद थी, एक आस थी कि वो उसे छोड़ देगा। और फिर लेकिन वो शैतान बन गया, सब कुछ बर्बाद कर गया। और फिर होश में आने के बाद वेदिका के वो आंसू भरी निगाहें आदित्य को अब अंदर ही अंदर कचोट रही थीं। शावर के नीचे खड़ा वो दीवार का हाथ लिए अपनी आंखें बंद कर गया। उसके भारी चौड़े कंधों पर पानी बहता जा रहा था। बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे। कैसे? वो दीवार पर मुक्के बरसाता रहा। जो कुछ हुआ ऐसे नहीं होना चाहिए था। वेदिका, मैं पूरे हक और मान के साथ तुम्हारे करीब आना चाहता था,
क्योंकि तुम मेरा पहला प्यार हो। उसके चेहरे पर पछतावा भी था और प्यार भी। शावर के नीचे खड़ी वेदिका का दिमाग अब भी उन शब्दों को दोहरा रहा था जो आदित्य ने अभी कुछ पहले कहे थे। वो तड़प रही थी, बार बार अपने शरीर से आदित्य का स्पर्श मिटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दर्द कम नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब भी आंगन में लोग रीमा की शादी की रस्मों में मगन थे। तारा जी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उनका दिल किसी अनजाने डर से कांप रहा था। वेदिका ने सोचा वो सब कुछ अपने माँ बाप को बता देगी, लेकिन फिर उसे घर का खुशी भरा माहौल याद आया। ऐसे में कैसे वो सबकी नज़रों में अपने लिए नफरत और घृणा देख पाती। हर कोई उसे ही कसूरवार ठहराता, उसकी इज्जत का तमाशा बन जाता। ये सोचते हुए उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वेदिका ने जल्दी से अपना हुलिया ठीक किया और बाहर निकल आई। उसका दिल अब भी कांप रहा था, लेकिन उसने खुद को सामान्य दिखाने की पूरी कोशिश की। जैसे ही वो आंगन में पहुंची, उसकी नज़र अपनी माँ पर पड़ी जो उसे घूर रही थी। कहाँ रह गई थी तुम? सारे मेहमान तुम्हें ढूंढ रहे थे और तुम वहाँ। तारा जी ने बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन उनके शब्दों में छिपी चिंता वेदिका से छिप न सकी। मम्मी, मैं बस उपटन साफ कर रही थी। वेदिका ने जल्दी से बहाना बनाया और सिर झुका लिया। उसकी माँ ने उसे गहरी नज़रों से देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। चलो रीमा के पास जाओ, वो मेहमानों से बात कर रही है और उसे तुम्हारी मदद चाहिए, उन्होंने थोड़ा सख्त लहजे में कहा। वेदिका चुपचाप अपने आंसू रोकती रीमा के पास चली आई। रीमा ने वेदिका को देखा तो हल्के से मुस्कुराई। कहाँ थी तुम? सब पूछ रहे थे। बस थोड़ी देर के लिए व्यस्त हो गई थी, वेदिका ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया। तो रीमा ने उसे गले लगा लिया। तुम्हारे बिना ये सारी रस्में अधूरी लगती हैं, और वैसे भी कल मेरी शादी है, लेकिन तुम्हारी मुस्कान कम क्यों होती जा रही है? हंसती रहा करो। उसकी बात पर वेदिका ने जबरदस्ती हल्की सी मुस्कान दी। रात के खाने के बाद सब लोग बातचीत में व्यस्त थे। वेदिका मेहमानों के बीच घूम रही थी कि तभी उसकी नज़र अचानक आदित्य पर पड़ी। वो एक कोने में खड़ा उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और माफ़ी झलक रही थी। आदित्य ने मौका पाकर वेदिका को रोक लिया। वेदिका, प्लीज़ 1 मिनट मेरी बात सुनो। मेरे पास तुम्हारी कोई बकवास सुनने का वक्त नहीं है, और तुम्हें उस सब के बाद अपनी शक्ल भी नहीं दिखानी चाहिए थी, लेकिन तुम तो इतने बेशर्म हो कि सामने आ गए। इतने बेहया हो तुम, मुझे नहीं पता था। वो गुस्से में बोली। मैं अपनी हरकत पर शर्मिंदा हूँ वेदिका, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो कुछ हुआ मैं उसका प्रायश्चित जो तुमने किया उसका प्रायश्चित नहीं, प्रायश्चित का फल होगा जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में हर हाल में देना होगा, समझे? उसकी बात पर आदित्य ने सिर झुका लिया। मैं मानता हूँ मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन मेरी नीयत बुरी नहीं थी। सब कुछ गलत हो गया, लेकिन मेरा दिल साफ है वेदिका। सच्ची मोहब्बत करता हूँ तुमसे, और मैं कभी भी तुम्हें तकलीफ पहुँचाने का सोच भी नहीं सकता। वेदिका ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर कठोरता साफ थी। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ आदित्य, मैं टूट चुकी हूँ। तुमने मुझे तोड़ दिया। मेरी बहन की खुशियों का समय है, इसलिए मैं चुप हूँ, वरना सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा दिखा देती। जो इंसान शराफत का चोला पहने घूमता है वो कितना घटिया इंसान है। वो गुस्से से कहती हुई वहाँ से चली गई। उसके जाते वक्त उसकी आंखों में आंसू देखकर आदित्य और भी ज़्यादा दर्द में डूब गया। मिसेस तारा आदित्य और वेदिका की इस खामोशी बातचीत को दूर से देख रही थी। उनके दिल में शक ने जगह बना ली, लेकिन वो इस मौके पर कुछ भी कहने से बच रही थी। घर में शादी की तैयारियां चरम पर थीं। रीमा की बारात का दिन आ गया और हर कोई खुशी से चमक रहा था। मिसेस तारा और मिस्टर सुनील दोनों अपनी बेटी की खुशी में डूबे हुए थे। उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि ये शादी यादगार बने और बड़े धूमधाम से सब कुछ हो जाए। बारात के आने पर घर की रौनक और बढ़ गई। रीमा अपने कमरे में बैठी अपना दिल थामे शर्मा रही थी। दुल्हन के जोड़े में उसकी खूबसूरती और भी निखर गई थी। वेदिका उसके पास बैठी थी और उसे तसल्ली दे रही थी और उसके मन को शांत करने की कोशिश कर रही थी। दीदी, बस थोड़ी देर की बात है, फिर तुम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करोगी, वेदिका ने प्यार से कहा। अपने गम को अंदर ही अंदर छुपाए वो बहन की खुशी में खुश होने की पूरी कोशिश कर रही थी। रीमा ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। वेदिका, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारा मूड उदास लग रहा है। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। कहीं ऐसा ना हो मेरी चिंता में आप खुद भी बीमार पड़ जाएं, और फिर अमन जीजू तो मेरी शामत ही ले आएंगे कि मैंने उनकी नाजुक सी प्यारी सी बीवी को बीमार कर दिया। खुद को खुश दिखाते हुए वो जल्दी से बोली। अमन दूल्हा बनकर बहुत ही हैंडसम और आकर्षक लग रहा था।
इस सारे शोर शराबे में वेदिका लगातार आदित्य की नज़रों से बचने की कोशिश कर रही थी। आदित्य कई बार उससे बात करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन वेदिका ने हर बार उसे नज़रअंदाज कर दिया। आदित्य की आंखों में माफ़ी और मोहब्बत झलक रही थी, लेकिन वेदिका के दिल में अब उसके लिए सिर्फ गुस्सा, नफरत और डर था। बारात के बाद विदाई का वक्त आया। रीमा ने अपने माँ बाप और बहन के गले लगते हुए रोना शुरू कर दिया। अमन जीजू का ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना, वेदिका ने रीमा के कान में धीरे से कहा। और तुम भी अपना ख्याल रखना वेदिका, तुम्हारी खुशी भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, वो उसके आंसू पोंछते हुए बोली। विदाई के बाद मिसेस तारा ने वेदिका को परेशान सा पाया। उन्होंने उसे कई बार खामोश और खोया हुआ देखा था और आज भी वो सामान्य से अलग लग रही थी। उनकी नज़र आदित्य पर भी थी, जो बार बार वेदिका को देख रहा था। ये सब क्या हो रहा है? आदित्य की ये नज़रें और वेदिका का ये बर्ताव, कुछ तो गड़बड़ है। वो सोच में पड़ गई। रात के खाने के बाद आदित्य ने एक बार फिर मौका तलाशा कि वो वेदिका से बात कर सके। आखिरकार उसने उसे बगीचे के पास रोका। वेदिका, प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आदित्य ने धीमे से कहा। कितनी बार कहूँ कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी? वो आदित्य के सामने कम ही आना चाहती थी। जब जब वो आदित्य के सामने आती, उसके साथ गुजारे हुए वो सारे पल उसे याद आने लगते थे और अंदर ही अंदर उसके गुस्से के मारे आग सी धधकने लगती थी। अब भी जब आदित्य उसके सामने आया तो वो अपना गुस्सा कंट्रोल न कर सकी और गुस्से से चीख कर बोली थी, मुझे पता है कि मैंने गलती की है, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। उस वक्त भी मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार ही करने आया था, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि मैं सब कुछ भूल गया और ये सब कुछ हो गया। एक तो तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया, उसके बाद अचानक से तुम्हारा मेरे करीब आना। मैं वो सब कुछ नहीं चाहता था, लेकिन अब हो गया, उससे बदला नहीं जा सकता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अगर तुमने मुझे माफ़ नहीं किया तो मेरा प्यार दागदार हो जाएगा। वो गिड़गिड़ाता हुआ बोला। प्यार? वो कड़वाहट से बोली। तुम्हें पता भी है कि प्यार का मतलब क्या होता है? ये इज्जत और भरोसे का नाम होता है, और तुमने मेरी इज्जत को ठेस पहुंचाई, मुझे तोड़ कर रख दिया। मैं अपनी गलती मानता हूँ वेदिका, और मैं वादा करता हूँ इसका सुधार करूँगा। मैं तुमसे शादी करूँगा। तुम्हारे साथ बिताए गए पलों को एक जायज़ नाम देना चाहता हूँ। तुम प्लीज़ आदित्य मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, वरना मैं खुद को। वो गुस्से से कहती पलट गई। वेदिका की बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बहने को तैयार थे और वो आदित्य के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। उसने सोच लिया था कि शादी के हंगामे जैसे ही ठंडे होंगे वो अपनी माँ को सब कुछ बता देगी। जब मिसेस तारा ने दूर से ये मंजर देखा तो वो और भी परेशान हो गई। दोनों को बात करते देखकर उनके दिल में कई सवाल उठने लगे। ये सब क्या हो रहा है? क्या वेदिका मुझसे कुछ छुपा रही है? वो दिल ही दिल में सोचने लगी। वेदिका अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रो पड़ी। उसका दिल अब भी बेचैन था और वो यही सोच रही थी, अगर उसकी माँ ने आदित्य के बारे में कुछ पूछ लिया तो उन्हें क्या जवाब देगी, क्योंकि उन्हें बात करते हुए वो आज देख चुकी थी। दूसरी तरफ आदित्य अपनी माफ़ी के कबूल होने की दुआ कर रहा था, क्योंकि अब वो अपनी गलती को समझ चुका था और सच्चे दिल से माफ़ी मांगना चाहता था। अमन जब कमरे में आया तो कमरा हल्की हल्की रोशनी और महकती खुशबुओं से भरा हुआ था। गुलाब की पंखुड़ियाँ बिस्तर पर बिखरी हुई थीं और रीमा दुल्हन के जोड़े में बैठी अपनी ज़िंदगी के इस नए मोड़ के बारे में सोच रही थी। वो अमन के लिए अपने दिल में मोहब्बत रखती थी, लेकिन उसकी दिल की धड़कनें अब बेकाबू हो रही थीं। अमन उसके पास आया तो रीमा ने झिझकते हुए नज़रें झुका लीं। अमन ने नरमी से उसका हाथ थाम लिया। रीमा, मुझे पता है तुम्हारे दिल में बहुत डर है, आज की रात को लेकर और आने वाले कल को लेकर भी, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि इस रिश्ते में तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। लेकिन आज की रात के बारे में तुम्हारे दिल में जो डर है वो डर तुम अपने दिल में यूं ही बनाए रखो, क्योंकि मैं न जाने कब से अपनी मोहब्बत और जज्बात सीने में दबाए इस रात का इंतजार कर रहा था, और आज तुम्हें मेरी जुनूनी मोहब्बत को सहना ही पड़ेगा। लबों पर हल्की सी मुस्कान लिए वो रीमा को छेड़ने लगा और रीमा की जान हलक में आई थी। वो वैसे ही आने वाले पलों को लेकर डर रही थी और अमन ने उसे और भी डरा दिया था। बड़ी बड़ी आंखें उठाकर वो अमन को डरे हुए अंदाज में देखने लगी और अमन खिलखिलाकर हंस पड़ा। मजाक कर रहा था, यार इतनी नाजुक सी हो, मुझे पता है अगर जरा भी जोर से पकड़ लिया तो टूट कर बिखर जाओगी, और मैं तुम्हारा हाथ तुम्हें समेटने के लिए थाम कर लाया हूँ, ना कि तुम्हें तोड़ने के लिए। अमन, मैं खुश हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बने, लेकिन मुझे डर है अगर मैं आपकी उम्मीदों पर खरी न उतरी तो। वो थोड़ा घबराई। अमन ने उसका हाथ अपने होठों से लगा लिया और मुस्कुराते हुए बोला,
तुम मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत ख्वाब की रोशन सुबह हो। मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा मेरी जान, बल्कि मैं वादा करता हूँ तुम्हें अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रखूंगा। उसने उसे अपने पास खींच लिया और रीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। अमन ने उसके माथे पर एक प्यारा सा रीमा ने पलकों को झुका लिया और अमन ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसकी झुकी हुई पलकों पर अपने होंठ रख दिए। फिर अमन ने हर हिचकिचाहट को मिटाकर उसे अपनी मोहब्बत की गहराइयों में भिगो दिया। अमन ने रीमा को वो सुकून दिया जो उसके दिल की हर बेचैनी को मिटा गया। सुबह के वक्त अमन और रीमा नहाकर नीचे आए और दोनों मिलकर नाश्ता बनाने लगे। रीमा, ये पहला मौका है जब मैंने किसी के साथ मिलकर खाना बनाया है, अमन ने एप्रन एक तरफ रखते हुए प्यार से कहा। और ये भी पहला मौका है जब किसी ने मेरे साथ मिलकर मेरी जिम्मेदारी बांटी हो, रीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। खैर, इतनी जल्दी नहीं डालने वाला तुम पर ये सारी जिम्मेदारियां। वो उसके करीब होता हुआ उसकी नरम मुलायम सफ़ेद गर्दन पर अपने होठों से नरम गरम छुअन छोड़ता उसे सिहरने पर मजबूर कर गया और फिर झटके से उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी निभा लो, मुझे खुश रखो, वही बहुत है। वो उसके गालों पर नरम छुअन बिखेरता, फिर उसके होठों को छूता हुआ उसके चेहरे पर फैलते रंगों को देखने लगा। वो उसकी नाजुक कमर में हाथ डाले खुद से लगाए खड़ा था और अब उसके हाथ शरारत करते हुए ऊपर की ओर सरकने लगे थे कि तभी किचन के गेट पर किसी की आहट की आवाज़ ने दोनों को चौंका दिया। रीमा जल्दी से उससे अलग हटकर खड़ी हुई थी। चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया था क्योंकि दरवाजे पर अमन की माँ खड़ी थी। उन दोनों को ये प्यार भरी शरारत करते वो देख चुकी थी। अमन की माँ ने जब दोनों को सुबह सुबह किचन में नाश्ते बनाते देखा तो उन्हें बेहद खुशी हुई। दोनों ने मिलकर टेबल पर नाश्ता सर्व किया। नाश्ते की मेज पर महक, जो अमन की दोस्त थी और इंग्लैंड से खास अमन की शादी अटेंड करने आई थी, मौका पाते ही उनके पास आ गई। रीमा, तुमने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया। और फिर शरारत से बोली, लेकिन पता भी है तुम्हें कि अमन को कौन सी डिश पसंद है? महक ने अर्थपूर्ण निगाहों से रीमा को देखा। रीमा मुस्कुराकर कुछ कहने ही वाली थी कि अमन ने तुरंत कहा, महक, मुझे हर वो डिश पसंद है जो रीमा के हाथों से बनी हो। अमन की इस बात पर महक का चेहरा थोड़ा सा उतर गया। दूसरी तरफ वेदिका की माँ मिसेस तारा अपनी बेटी के बदले हुए बर्ताव को लेकर चिंतित थीं। सुनील, क्या आपने वेदिका पर ध्यान दिया है? वो बिल्कुल बदली बदली सी लग रही है। और ये आदित्य, वो भी कुछ अजीब लगता है। हाँ, मुझे भी कुछ महसूस हो रहा है तारा, लेकिन हो सकता है ये बस हमारा वहम हो। और एक बात जो मैं तुमसे करना चाहता हूँ, तुम अपनी सहेली सुनीता से अब यहाँ से जाने के लिए कहो। मुझे लगता है आदित्य की मौजूदगी में हमारी बच्ची वेदिका सहज महसूस नहीं कर रही। जब वो लोग चले जाएंगे तो वो खुद ही नॉर्मल हो जाएगी। सुनील जी सुनीता जी और उनके बेटे आदित्य को कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं करते थे, इसीलिए अपने दिल की बात जबान पर ले आए। तारा जी ने भी बहस करना सही नहीं समझा क्योंकि उन्हें भी कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था। सुनीता जी भी अपने बेटे का झुकाव वेदिका की तरफ देख चुकी थीं और वो इस बात से नाराज भी थीं। उन्हें लगता था वेदिका अपनी अदाओं से उसे अपने प्यार के जाल में फंसा रही है। वेदिका अपनी माँ की नज़रों से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मिसेस तारा ने वेदिका और आदित्य के बीच एक अजीब सा रिश्ता महसूस कर लिया था। लेकिन वो फिर भी खामोश थी, न जाने क्यों। शायद वो चाहती थी कि जो भी बात हो वेदिका खुद आकर उन्हें बताए। घर में रिसेप्शन की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। हर तरफ रोशनी और खुशबुओं का आलम था। रीमा अपने कमरे में तैयार हो रही थी और अमन भी अपनी तैयारी पूरी कर चुका था मेहमानों के स्वागत के लिए। आदित्य अपनी माँ सुनीता जी के सामने खड़ा था। उनका चेहरा गुस्से से लाल था और उनकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। आदित्य, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो वेदिका है, सुनील कथूरिया की बेटी। तुम जानते हो वो लोग कभी नहीं मानेंगे। वो शुरू से ही हम लोगों को पसंद नहीं करते। सुनीता जी ने तंजिया लहजे में कहा। मम्मी, आप अपनी बातों से मेरी खुददारी को ठेस पहुंचा रही हैं। मैं वेदिका से मोहब्बत करता हूं और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। उसकी बात पर सुनीता जी ने सर ना हिलाया। मोहब्बत, ये सब ड्रामा है और यकीनन उस लड़की ने तुम्हारी पर्सनालिटी देखकर ही प्यार का नाटक किया है और तुम बेवकूफ़ बन गए। उनकी बात पर आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए उन्हें देखा। मम्मी, ऐसा नहीं है। मुझे वो वाकई में पसंद है और मैं उससे अपने जज्बात का इजहार भी कर चुका हूँ। आप बस रिश्ता लेकर बात करें। मुझे नामुमकिन लगता है, वो बेबसी से बोली। होगा मम्मी, आप बस बात तो करें। वो अपनी गलती की भरपाई नहीं कर सकता था मगर पश्चाताप जरूर करना चाहता था।
मेहमानों को आना जाना शुरू हो चुका था। रीमा सफ़ेद और गोल्डन लहंगे में अमन के साथ एक बेहद खूबसूरत जोड़े की तरह लग रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। अमन की दोस्त महक, जो हर मौके पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती थी, आज भी वो रीमा को बोलने का और अमन के करीब आने का कोई मौका नहीं दे रही थी। अमन, तुम हमेशा मुझे नज़रअंदाज करते हो, लेकिन आज तो तुम्हें मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताना ही होगा, महक ने हंसते हुए कहा और अमन का बाजू पकड़कर स्टेज से उतारने लगी। रीमा ने यह सब देखा तो दिल ही दिल में इस बात को महसूस किया कि महक की बातों में मजाक से ज़्यादा कुछ और भी है, लेकिन उसने नज़रअंदाज कर दिया। अमन, मुझे लगता है आपकी दोस्त आपको कुछ ज़्यादा ही अहमियत देती है। अगर ऐसा कुछ था तो उसने आपसे शादी क्यों नहीं की? रीमा ने हल्के फुल्के लहजे में कहा। जब वो उसे अकेला मिला, वो उसकी तरफ मोहब्बत से देखने लगा। रीमा, तुम्हारी मुस्कुराहट के आगे दुनिया की हर बात बेमानी है। मोहब्बत तो मुझे तुमसे हुई है और हमेशा रहेगी। महक सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। रीमा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में महक की बातों ने हलचल मचा दी थी। दूसरी तरफ वेदिका मेहमानों में घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आदित्य की मौजूदगी ने उसकी धड़कनों को बेकाबू कर दिया था। आदित्य ने मौका मिलते ही वेदिका के पास आकर कहा, वेदिका, 1 मिनट के लिए बात कर सकते हैं? वेदिका ने सर्द लहजे में उसे देखा। ये सही जगह नहीं है आदित्य, जाओ यहाँ से। मुझे मालूम है वेदिका, लेकिन बात बहुत ज़रूरी है, उसने जोर देकर कहा। मेरे साथ आओ, सिर्फ 2 मिनट, वो विनती करता एक तरफ बढ़ा। वेदिका ने चारों ओर देखा, घबराई, लेकिन उसके कदम अचानक ही आदित्य के पीछे चल पड़े। वो दोनों बगीचे में जा पहुंचे जहां रोशनी का हसीन मंजर था। आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए उसे देखा। वेदिका, मैं सच में तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वेदिका ने हैरानी से आदित्य की ओर देखा। आदित्य, ये क्या मजाक है? अब बस कर दो ये मोहब्बत का ड्रामा। तुम्हें जिस्म तक पहुँच चाहिए थी और वो तुम हासिल कर चुके हो। अब दूर रहो मुझसे। ये मजाक नहीं है वेदिका, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। वेदिका, मुझे मालूम है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मैं अपने पाप का पश्चाताप करना चाहता हूँ। एक मौका दे दो यार। वेदिका कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिल बुरी तरह बेकाबू हो रहा था। आदित्य की आंखों में सच्चाई थी और उसका दिल उसके लिए धड़कने लगा था। वो बिना कोई जवाब दिए वहां से अंदर की ओर बढ़ गई, जबकि आदित्य उसकी आंखों में अपने लिए एक नरम कोना देख चुका था। रीमा ने महक की हरकतों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल बेचैन हो रहा था। फंक्शन के ख़त्म होने पर अमन भी कुछ समझ रहा था। रीमा, तुम्हें मेरी किसी बात से तकलीफ तो नहीं हुई? वो उसका हाथ थामे पूछने लगा। रीमा ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। नहीं अमन, बस थोड़ा थक गई हूँ। मैं तुम्हारे दिल की हर बात समझता हूँ रीमा, और वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी किसी की बातों से परेशान नहीं होने दूंगा। वो उसका हाथ थामे उसका माथा चूम गया। और एक लड़की के लिए अपने पति से चाहे जाना ही सबसे खूबसूरत एहसास होता है। सुनीता जी के जाने का वक्त करीब था। वो अपने बेटे के साथ तैयार खड़ी थी, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ और ही जज्बात साफ नजर आ रहे थे। सुनील भाई, एक बात कहनी थी, सुनीता जी ने झिझकते हुए कहा। मिस्टर सुनील और मिसेस तारा दोनों ने सवालिया नज़रों से उनकी ओर देखा। मैं चाहती हूँ कि आदित्य का रिश्ता वेदिका के लिए मांगूँ। वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं और मेरा बेटा वेदिका से मोहब्बत करता है। सुनीता जी ने अपनी बात पूरी की। मिसेस तारा ने एक पल के लिए अपनी नज़रें झुका लीं। उन्हें तो बस वो लम्हा याद आया जब रिसेप्शन के दौरान उन्होंने वेदिका को आदित्य के साथ देखा था। वो मंजर, वो बातें, सब कुछ उन्हें अंदर से बेचैन कर रहा था। ये बात सोचने के लिए हमें वक्त चाहिए, ये कोई मामूली फैसला नहीं है, मिस्टर सुनील ने गहराई से सोचते हुए कहा, जबकि मिसेस तारा का इरादा कुछ और था। सुनील, मुझे लगता है ये रिश्ता वेदिका के लिए बहुत अच्छा है। आदित्य एक अच्छा लड़का है और मैंने उसके रवैये में वेदिका के लिए सच्चाई देखी है। मिस्टर सुनील कुछ पल के लिए खामोश रहे। अगर तुम्हें लगता है कि ये सही है तो मैं हामी भरता हूँ, लेकिन आखिरी फैसला वेदिका का ही होगा। ये बात सुनते ही सुनीता जी के चेहरे पर खुशी की झलक आई। रीमा जब अपने मायके वापस आई तो घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। वो मुस्कुराते हुए सबसे मिली, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी उदासी भी थी जो उसकी माँ की नज़र से छुप न सकी। रीमा, सब ठीक तो है ना? मिसेस तारा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। जी मम्मी, सब ठीक है, बस थोड़ी थक गई हूँ, रीमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। लेकिन मिसेस तारा को यकीन न हुआ। शाम को जब सब लोग आराम कर रहे थे, रीमा ने अपनी माँ के साथ किचन में कुछ वक्त गुजारा। मम्मी, आपसे एक बात करनी थी, रीमा ने झिझकते हुए कहा। अमन की दोस्त है महक, वो हमेशा अमन के बहुत करीब रहती है, बातों बातों में मजाक करती है,
लेकिन मुझे लगता है उसकी नीयत साफ नहीं है। रीमा ने अपना दिल हल्का किया। मिसेस तारा ने रीमा के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुम्हें अपने रिश्ते पर यकीन रखना होगा। अमन तुम्हारा पति है और वो तुमसे मोहब्बत करता है। किसी और के बर्ताव की वजह से तुम्हें अपने रिश्ते को कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए। रही बात महक की, तो महक के दिल में चाहे कुछ भी हो, लेकिन अमन के दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मोहब्बत है। अगर ऐसा ना होता तो वो तुमसे कभी भी शादी ना करता, बल्कि वो महक को ही अपनी ज़िंदगी में शामिल करता। महक से शादी न करना इस बात का साफ इशारा है कि उसके दिल में महक के लिए सिर्फ दोस्ती का एहसास है और कुछ नहीं। माँ की बातों से उसे तसल्ली हुई और उसने हामी में सिर हिला दिया। सच्ची कहते हैं लोग, माँ अपनी बेटी का घर बसा भी सकती है और उजाड़ भी सकती है। दूसरी तरफ वेदिका को उसके माँ बाप ने आदित्य के रिश्ते के बारे में बताया तो वो एकदम खामोश हो गई। वो कुछ बोल न सकी। आदित्य के लिए उसके दिल में जज्बात तो थे, लेकिन वो सब उसके गंदी नीयत के भेंट चढ़ चुके थे। बेटा, हम तुम्हें किसी फैसले के लिए मजबूर नहीं करेंगे। ये तुम्हारी जिंदगी का मामला है। जो भी फैसला करो सोच समझ कर करना, मिस्टर सुनील ने नरमी से कहा। वेदिका ने झिझकते हुए कहा, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। ये फैसला मेरे लिए आसान नहीं है, वो धीमे लहजे में बोली। माँ बाप के जाने के बाद वो बेड से टेक लगाकर बैठ गई। आदित्य के साथ बिताए सारे पल आंखों के सामने घूमने लगे। जो कुछ हम दोनों के बीच हुआ था, क्या सिर्फ गलती आदित्य की थी, मेरी नहीं? मैं भी तो उन कमज़ोर पलों में बह गई थी। हाँ, शुरू में मैंने अपना बचाव किया था, लेकिन धीरे धीरे आदित्य का स्पर्श मुझे क्यों मदहोश कर गया था। क्यों मैंने उसका साथ दिया? मैंने भी तो गलत किया था ना। फिर सज़ा सिर्फ आदित्य को क्यों मिले? मैं उससे शादी करूँगी, एक फैसला करके वेदिका शांत हो गई थी। आदित्य को जब ये बात पता चली कि वेदिका ने फौरन कोई जवाब नहीं दिया तो उसका दिल बेचैन हो गया। वो बहुत उलझा हुआ था। जो पाप उससे हो गया था वो किसी को बता भी नहीं सकता था, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वेदिका को कैसे समझाए कि वो शादी से इनकार न करे। ना ही वो उसे किसी और का होते देख सकता था और ना ही ये बर्दाश्त कर सकता था कि कोई और मर्द उसे छुए। उसका मुलायम और नाजुक वजूद सिर्फ उसी का था। वो बहुत खूबसूरत थी। वो उन कमज़ोर पलों में बहकर उसकी खूबसूरती महसूस कर चुका था। इसके साथ ही उसने ये भी महसूस कर लिया था कि वेदिका ने अब तक अपने आप को किस कदर संभाल कर रखा था। उसका अनछुआ वजूद सिर्फ और सिर्फ आदित्य ने ही पहली बार महसूस किया था, और अब उसे किसी भी कीमत पर वो खोना नहीं चाहता था। उसके साथ बनाए गए नाजायज़ रिश्ते को जायज़ रिश्ते में बदलना चाहता था। उफ यार वेदिका, समझ जाओ मेरे प्यार को और शादी के लिए हाँ कर दो प्लीज़ यार। वो बहुत परेशान हो रहा था। शाम के वक्त रीमा अपने मायके के आंगन में अपने माँ बाप और बहन के साथ बैठी हुई थी। हल्की फुल्की बातों में बिजी थी। सबके चेहरों पर खुशी की चमक थी, लेकिन रीमा की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी झलक रही थी। उसे अमन का इंतजार था कि कब वो उसे लेने आए। कुछ ही समय उसके साथ रुकी थी और पूरी तरह उसकी दीवानी हो चुकी थी। उसकी मजबूत पनाहों में जो सुकून रीमा को मिला था, वो सुकून कहीं और उसे मिल ही नहीं सकता था। अचानक गेट के बाहर कार के हॉर्न की आवाज़ आई। अमन आ गया, रीमा ने चमकती आंखों से कहा और दरवाजे की ओर एक दौड़ लगा दी। उसकी ये बेचैनी देखकर वेदिका एक गहरी सांस लेकर रह गई थी। काश उसकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही कोई प्यार करने वाला होता। लेकिन आदित्य ने तो उसके साथ। उसकी आंखों में नमी उतर आई। अमन हमेशा की तरह हैंडसम और शानदार लग रहा था। गाड़ी में दोनों के बीच खामोशी थी। रीमा ने शीशे से बाहर देखते हुए गहरी सांस ली। अब वक्त से पहले आ गए, रीमा ने कहा। क्या करूं यार, तुमसे दूर रहना मुश्किल होता जा रहा है, अमन ने मुस्कुराते हुए कहा। रीमा ने शर्माते हुए पलकों को झुका लिया। आप हमेशा मजाक करते हैं। ये मजाक नहीं है रीमा, मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और अब जब हम साथ हैं तो मेरा सिर्फ एक ही ख्वाब है कि हमारी सारी ज़िंदगी हर रात एक दूसरे की बाहों में बीते। अमन की बात पर रीमा ने अपना सर अमन के कंधे पर टिका दिया और अमन ने अपने होंठ उसके सर पर रखकर इस एहसास को अपने अंदर उतार लिया। आखिरकार वेदिका ने आदित्य के हक में फैसला सुना दिया, और इस फैसले से सबसे ज़्यादा खुशी आदित्य को हुई थी। सुनीता जी भी बेटे की खुशी में खुश हो गई। आदित्य ने अपने कमरे में जाकर फौरन वेदिका को कॉल लगाई। हेलो वेदिका। वेदिका ने फ़ोन उठाया लेकिन कुछ नहीं बोली। कुछ कहना था तुमसे वेदिका, तुम सुन रही हो ना? वो बेचैनी से बोला। बोलो, वही ठंडा अंदाज। बस ये बताना था, आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। तुम्हें ये बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं कि मैं कितना खुश हूँ।
अच्छी बात है, हो जाओ खुश, लेकिन एक बात याद रखना, मैंने अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर हाँ कही है, वरना मेरा बस चले तो तुम्हारा चेहरा भी न देखूं। वेदिका ने गहरी सांस ली और कॉल काट दी। आदित्य उदासी भरी मुस्कान के साथ बोला, जानता हूँ वेदिका, इतनी जल्दी नहीं मानोगी, लेकिन मान जाओगी, मुझे पूरा यकीन है। और भागने से काम नहीं चलेगा वेदिका, मोहब्बत वक्त मांगती है और मैं ये वक्त जरूर दूंगा। रीमा हर रात उसकी चाहतों को सहती, उसकी जिंदगी को महका रही थी कि एक दिन अमन ने रीमा को खुशखबरी सुनाई। रीमा, मैंने हनीमून के लिए बर्फीले इलाकों का प्लान किया है, हम 2 दिन बाद निकलेंगे यहाँ से। रीमा ने हैरानी से पूछा, अच्छा कब प्लान बना लिया, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो बहुत खुश हो गई। अमन ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में बिठा लिया। सरप्राइज का मजा तभी आता है मैडम जी। रीमा ने शर्माकर उसे देखा जो उसकी गर्दन पर अपना गर्म स्पर्श छोड़ रहा था। आप हमेशा मुझे हैरान कर देते हैं अमन, और तुम मुझे बेकाबू, मेरे होश ही नहीं रहते तुम्हारे सामने। कहते हुए वो उसके होठों पर झुक गया। होठों से सुकून पाने के बाद वो उसकी गर्दन से होता हुआ नीचे धड़कनों की ओर बढ़ रहा था। रीमा की खूबसूरती को महसूस करके अमन हर बार बुरी तरह दीवाना सा हो जाता था। इस वक्त भी वो जुनून में भरकर उसकी गर्दन पर हल्का सा निशान दे गया था और रीमा एकदम से सिसक उठी थी। शुरू शुरू में रीमा को अमन की जुनूनी मोहब्बत से थोड़ा थोड़ा डर लगता था, लेकिन अब उसे उसकी आदत लगने लगी थी। वो उसे थोड़ा सा दर्द जरूर देता था, लेकिन इस दर्द में भी उसे बड़ा सुकून मिलता था। उसकी सिसकियाँ उसके होठों में दबाता वो उसे खुद में गुम कर गया। रीमा बड़े से होटल में खिड़की से बर्फ से ढके पहाड़ों को देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन दिल की धड़कनों में एक हल्की सी बेचैनी भी थी। अमन 2 कप कॉफ़ी लेकर आया और उसके पास बैठते हुए पूछा, रीमा तुम खुश तो हो ना। रीमा ने एक मग थामा। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने उसे देखा। जी खुश हूँ, लेकिन अमन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो रीमा, तुम्हारी हर बात मेरे लिए अहम है। मैं कभी कभी डरती हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं आपकी ज़िंदगी में अपनी जगह पूरी तरह ले भी पाऊंगी या नहीं। आप बहुत अच्छे हैं अमन, और मैं शायद। अमन ने उसका हाथ थाम लिया और मोहब्बत से कहा, रीमा तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। अगर तुम्हारे दिल में कोई डर या शक है तो वो आज ही ख़त्म कर दो। मैं तुम्हें वो इज्जत, मोहब्बत और सुकून दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। रीमा ने मुस्कुराते हुए सिर हाँ में हिलाया। हाँ अमन। और अमन ने मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखा। तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं, हम दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएंगे और ये लम्हे हमेशा यादगार रहेंगे। वो उसे अपनी बाहों में समेटते हुए बिस्तर की ओर बढ़ा, जबकि उसके इरादे भांप कर रीमा के चेहरे को एक दिलकश मुस्कान ने छुआ था। आदित्य और वेदिका के बीच लगातार खींचतान का मामला चल रहा था। आदित्य ने वेदिका से लगातार रिश्ता बनाए रखा, लेकिन वेदिका की बेरुखी ने आदित्य को बेचैन कर रखा था। एक दिन आदित्य ने वेदिका को उसकी यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में मिलने बुलाया। वेदिका थोड़ी हिचकिचाहट के साथ आई। आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। तुमने मेरी कॉल क्यों काट दी, मैं तुमसे बात करना चाहता था। वेदिका ने उसे ठंडी नज़रों से देखा। आदित्य, हमारे बीच जो हुआ उसे भूलना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। मैं नहीं चाहती कि उस रात के बारे में दोबारा तुम मुझसे कोई बात करो। आदित्य ने इस बार गंभीरता से उसकी ओर देखा। मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ वेदिका, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और चाहता हूँ हम दोनों इस रिश्ते को एक मौका दें। मोहब्बत? वेदिका ने तेजी से उसकी बात काटी। तुम्हें अंदाजा भी है कि मोहब्बत का मतलब क्या होता है? ये इतनी आसान चीज़ नहीं है। आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए उसकी ओर देखा। मुझे मोहब्बत का मतलब पता है वेदिका, और मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मेरी मोहब्बत सच्ची है। अगर तुम्हें वक्त चाहिए तो मैं इंतज़ार करूंगा। वेदिका की आंखों में आंसू आ गए। आदित्य, मैं खुद को इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं कर पा रही। मेरी रूह अब भी तकलीफ में है। आदित्य ने नरमी से उसके आंसू पोंछे। शादी कर लो, चाहे सारी ज़िंदगी मुझे खुद को छूने मत देना। मैं इंतज़ार करूंगा। जब तुम खुद को तैयार समझोगी उस दिन मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ लौटा दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना वेदिका, तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत सच्ची है। वो उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक देखती हुई चुप हो गई। रीमा और अमन जब घर लौटे तो सबने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। रीमा की खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी, मगर जैसे ही उसने महक को देखा, एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल में उठी थी जो अब तक यहीं पर थी। अमन, हनीमून की तस्वीरें दिखाओ ना। मैं तो हमेशा से नेरियाज में जाना चाहती थी। तुमने रीमा को कितना खुशकिस्मत बना दिया। रीमा खामोशी से महक की बातें सुनती रही, मगर दिल ही दिल में वो महक की कही हुई बात को महसूस किए बिना न रह सकी। अमन ने रीमा की खामोशी महसूस की थी और तुरंत महक की ओर देखा। महक,
तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम्हें भी ज़रूर ले जाऊंगा, लेकिन जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम्हारे पति के साथ। फिर तुम अपने पति के साथ एंजॉय करना और मैं रीमा के साथ, वरना इतना मज़ा नहीं आएगा ना। अमन की बात पर रीमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जबकि महक ने जलन के मारे अपनी नजरें चुराते हुए कमरे से निकल जाना ही बेहतर समझा और रीमा अमन के सीने से लग गई। अगली सुबह रीमा अपने मायके पहुंची, जहां उसे वेदिका की शादी की खबर मिली। सब शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। वेदिका की आंखों में भी खुशी थी, शायद अब वो खुश रहने की कोशिश करने लगी थी। बहन को खुश देखकर रीमा उसके गले लग गई। तुम खुश हो वेदिका? रीमा की बात पर वेदिका हल्का सा मुस्कुराई। मम्मा और पापा खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। उसकी बात सुनकर रीमा कुछ उदास हो गई। उसे लगा था कि दोनों के बीच प्यार का रिश्ता है, पर शायद ये तो अरेंज मैरिज थी। उसकी बात पर रीमा ने उसे और तंग नहीं किया। रात को रीमा ने तय किया कि वो अपनी माँ के घर ही रुकेगी। उसने अमन को कॉल करके बताया, जिस पर अमन को थोड़ा बुरा लगा। अमन प्लीज़ नाराज मत होना, मैं रो पड़ूंगी। उसका भीगा हुआ लहजा सुनकर अमन मुस्कुरा दिया। अरे यार, मजाक कर रहा हूँ, आज रुक जाओ, लेकिन अगली बार रात को नहीं रुकना, समझी तुम? मुझे तुम हर रात अपनी बाहों में चाहिए, वो गंभीर लहजे में बोला। तो रीमा शर्मा गई। घर में शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। शादी का दिन आया तो हर तरफ खुशी और जोश का माहौल था। पूरा घर रोशनियों से सजा हुआ था और खुशबुएं फिजा को महका रही थीं। वेदिका के घर वाले विदाई की तैयारियों में व्यस्त थे और मेहमान आ जा रहे थे। दूसरी तरफ आदित्य अपनी तैयारियां पूरी करके खूबसूरत शेरवानी पहने खड़ा था। उसकी पर्सनालिटी में एक खास जादू था, जिसे देखकर हर कोई उसका दीवाना हो रहा था। वो अपनी जगह शांत और शालीनता से खड़ा था, पर उसके दिल की धड़कन तेज थी। आज उसकी जिंदगी का सबसे खास दिन था। वेदिका हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो जाने वाली थी और वो अपने किए गए हर काम के लिए सारी जिंदगी माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार था। वहीं दूसरी तरफ वेदिका को दुल्हन का जोड़ा पहनाया जा रहा था। उसका लाल लहंगा उसके हुस्न को चार चांद लगा रहा था। उसके चेहरे की मासूमियत और शर्म ने उसे किसी आसमानी परी की तरह बना दिया था। आईने में खुद को देखते हुए वो हल्के से मुस्कुराई, पर दिल की धड़कन उसे बेचैन किए जा रही थी। क्या सच में मैं आदित्य को पसंद हूँ, या वो सिर्फ अपने किए गए पाप का प्रायश्चित करना चाहता है? उसने खुद से सवाल किया। शायद पसंद छोटा शब्द है, वो तो बहुत आगे बढ़ चुका है, दिल ने जवाब दिया। बारात घर पहुंची तो जोरदार स्वागत हुआ। रीमा ने अपने दिलकश अंदाज में आदित्य का स्वागत किया और उसकी तारीफ की। आज तो आप बाकी किसी शहजादे जैसे लग रहे हैं। आदित्य ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखा और आगे बढ़ गया। शादी की रस्में पूरी होते ही कुछ देर बाद विदाई की आवाज़ें उठने लगीं। विदाई के वक्त हर आंख नम थी। वेदिका ने अपने माँ बाप से गले लगते हुए आंसुओं के साथ विदाई ली। आदित्य ने आगे बढ़कर नरमी से वेदिका का हाथ थाम लिया। ये आंसू तुम्हारे लिए नहीं है, इनका हक मुझ पर है और मैं वादा करता हूँ तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। उसने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। ससुराल में दाखिल होते ही सुनीता जी ने उसका सादगी से स्वागत किया। थोड़ी ही देर बाद वेदिका को सजे हुए कमरे में पहुंचा दिया गया। कमरा सफ़ेद और लाल फूलों से सजा हुआ था। हर तरफ खुशबू फैली हुई थी। वेदिका दुल्हन की तरह शर्म से नजरें झुकाए बैठी थी और अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद आदित्य दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में मोहब्बत की चमक थी। तो मेरे सपनों की राजकुमारी, कैसा लग रहा है? आदित्य ने नरम लहजे में उसके करीब होते हुए पूछा। वेदिका ने कोई जवाब न दिया। आदित्य जैसे ही उसके पास आया वो सिमट गई। वेदिका, घबराओ नहीं, तुम्हारी मर्जी के बिना मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं बनाऊंगा, ये मैंने खुद से वादा किया है। रिश्ता तो तुम बना ही चुके हो आदित्य, बिना शादी के, मेरे साथ ज़बरदस्ती करके। और आज की रात ही अच्छा बनने का नाटक मत करो। तुम इस रात की खूबसूरती को खो चुके हो। कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो तुमने देखा ना हो। तुम शादी से पहले ही सब कुछ बर्बाद कर चुके हो। वो पहली बार सिसकते हुए अपने दिल का दर्द बाहर निकाले गई। उसके बाद पर आदित्य खामोश हो गया। मैंने भगवान से माफ़ी मांगी है वेदिका, और अपनी आखिरी सांस तक तुमसे भी माफ़ी मांगता रहूँगा। जानता हूँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए खुद को बदल लूँगा। जैसा कहोगी वैसा ही करूँगा, बस खुद को मुझसे अलग मत करना। वो विनती के अंदाज में उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वेदिका ने आंसू पोंछते हुए मुंह फेर लिया। आदित्य चुपचाप वहाँ से उठ गया और ड्रेसिंग रूम में चला गया। जितना आसान वो सब कुछ समझ रहा था उतना था नहीं। उसे लगा था वेदिका सब कुछ भूल कर उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू कर रही है, तभी तो उसने शादी के लिए हाँ की। मगर ये उसकी गलतफहमी थी। जब वो कपड़े चेंज करके आया तब तक वेदिका भी बाथरूम से अपने कपड़े चेंज करके आ चुकी थी और अब बेड पर चुपचाप लेटी हुई थी।
आदित्य गहरी सांस लेता हुआ बेड के किनारे पर वेदिका की तरफ से पीठ करके लेट गया। खुद ब खुद आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। वो एक मर्द होकर रो रहा था। हाँ, वो रो रहा था। वो रोते हुए मन ही मन भगवान से अपने किए गए पाप की माफ़ी भी मांग रहा था। मगर जब तक वेदिका उसे माफ़ नहीं करती, भगवान भी उसे माफ़ नहीं करने वाला था। दोनों ही एक ही बेड पर एक दूसरे से पीठ किए लेटे थे। नींद दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। वेदिका ने करवट लेकर आदित्य को देखा। वो महसूस कर सकती थी कि आदित्य रो रहा है। जब रो रो कर माफ़ी मांगने पर भगवान भी माफ़ कर देता है तो मैं कैसे पत्थर दिल बन गई। वो उसे देखते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका मुंह अपनी तरफ मोड़ लाई। वो हैरानी से उसे देखने लगा। वेदिका ने उसके सीने पर अपना सिर रख दिया और उसके करीब होते हुए उसकी पनाहों में सिमट गई और वो हैरानी के समंदर में डूब गया। और जब उसके कॉलर को मुट्ठियों में पकड़े वो हिचकियां लेते हुए रोने लगी। आपने जो किया उसके लिए मैंने आपको माफ़ कर दिया आदित्य, वो दर्द से बोली। तो आदित्य के दिल को एक सुकून मिला। थैंक यू मेरी जान, लेकिन रोना तो बंद करो। आज के बाद हम उन लम्हों को कभी याद नहीं करेंगे। मैं तुम्हारी ज़िंदगी को इतनी खुशियों से भर दूंगा कि वो सारे बुरे लम्हे तुम्हारी यादों से मिट जाएंगे। वो उसके माथे पर प्यार देकर बोला तो वो उसके सीने में सिमट कर उसे अपना सब कुछ सौंप गई। धीरे धीरे आदित्य उसकी खूबसूरती में उतरने लगा। ये पल वो पहले भी वेदिका के साथ गुजार चुका था, लेकिन जो सुकून वेदिका की रजामंदी के बाद उसकी संगत में मिल रहा था वो सुकून पहले नहीं मिला था। मदहोश होते हुए उसने वेदिका को कसकर अपने सीने से लगा लिया और दिल ही दिल खुद से वादा किया कि वो उस लड़की की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा। जिंदगी रूटीन पर आने लगी थी। धीरे धीरे आदित्य और वेदिका की जिंदगी मोहब्बत और खुशियों से भर गई। आदित्य की नरमी और मोहब्बत ने वेदिका को हमेशा के लिए उसका बना दिया। दूसरी ओर रीमा और अमन की मोहब्बत भी वक्त के साथ और गहरी होती जा रही थी। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो रिश्तों को जोड़ता है और ज़िंदगी को खूबसूरत और खुशियों से भरपूर बनाता है। वेदिका ने आदित्य को माफ़ करके सही किया या गलत, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। तो आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।